अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हमने नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज डिस्कस करना है। ये हमारा टॉपिक था। आधा लेक्चर हमने पहले डिस्कस कर दिया था, ये उसका सेकंड हाफ है। उसमें हमने आयनिक सॉलिड जो पढ़े थे ना, उनकी नेचर ऑफ बॉन्डिंग और उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। और आज हमने डिस्कस करना हमारे पास जो कोवलेंट सॉलिड्स होते हैं ना, उनकी बॉन्डिंग की नेचर क्या है और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। अच्छा, तो यहाँ से सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से समझ लें कि जो आयनिक सॉलिड हैं और कोवलेंट सॉलिड हैं, इनकी नेचर ऑफ बॉन्डिंग डिफरेंट है, प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी। इनकी प्रॉपर्टीज और नेचर सेम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना कोवलेंट सॉलिड, जिनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, उनकी बॉन्डिंग नेचर भी और है, प्रॉपर्टीज भी और है। और जो आयनिक था उनकी बॉन्डिंग नेचर भी और है, उनकी प्रॉपर्टीज भी और है। तो कोवलेंट सॉलिड, सबसे पहले हम आपने ध्यान करना है कि सबसे पहले जो आपका जो कोवलेंट सॉलिड हम पढ़ रहे हैं वो कौन से होंगे। कोवलेंट सॉलिड्स वो होंगे जिनमें कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। उनके बॉन्ड के नतीजे में जो कंपाउंड्स बनेंगे ना, उन कंपाउंड्स को कोवलेंट कंपाउंड्स कहा जाएगा। तो उन सॉलिड्स को कोवलेंट सॉलिड्स कहा जाएगा। तो सबसे पहले आपने अपना पीरियोडिक टेबल देखना है। पीरियोडिक टेबल की जो राइट साइड है ना, राइट साइड के अंदर चंद एक एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन। ये आपकी पीरियोडिक टेबल की राइट साइड पे। उसके बाद आ जाती है आपकी इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस, वो नहीं शामिल, वो ऐड नहीं करनी क्लोरीन तक। उसके बाद जो फ्लोरीन है वो आपने ऐड नहीं करनी। ठीक है, ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या मतलब है? डाई का मतलब है दो, एटॉमिक एटम, दो एटम से मिलकर बनने वाले कंपाउंड्स हैं। यानी इनके अंदर भी जो राइट साइड पर हमारे पास ये पाए जाते हैं ना, ये कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, कोवलेंट सॉलिड्स हैं, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड के जरिए जुड़े होते हैं। और ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। डाई एटॉमिक मीन दो एटम्स, यानी दो सेम एटम यहाँ पर लिखे हैं, दो सेम ऑक्सीजन एटम, दो सेम नाइट्रोजन, दो सेम फ्लोरीन। और ठीक है, उसके बाद हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की डिस्कस करते हैं। इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये जो कोवलेंट सॉलिड्स होते हैं ना, याद रखिएगा इनके अंदर वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत मजबूती से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर हमें खुद प्रॉपर्टीज का पता होना चाहिए। आयनिक बॉन्ड में हमने पढ़ा था, आयनिक सॉलिड में भी हमने डिस्कस की थी। अगर वो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं तो उनके बॉइलिंग पॉइंट, उनके मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा होते हैं। इनकी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इनकी डेंसिटी और इनके बॉइलिंग पॉइंट, इनके मेल्टिंग पॉइंट वो क्या होंगे? लो। आपने कंपैरिजन करके पढ़ना है। आयनिक सॉलिड के ज्यादा है डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इनके लो है। बाय उनमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इनमें वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। उसके बाद हमारे पास ये जो कार्बन है, सल्फर है, फास्फोरस है, ये वोलेटाइल फ्यूमिंग लिक्विड है। फ्यूमिंग लिक्विड का मतलब है कि इनके फ्यूम्स बनेंगे, वेपर्स बनेंगे, ये भी कोवलेंट सॉलिड्स। उसके बाद हमारे पास दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये जितने भी सॉलिड होते हैं उनकी शेप किस तरह की होती है? हमारे पास जितने भी सॉलिड्स हैं उनकी दो तरह की शेप है, एक इमॉर्फस और एक क्रिस्टलाइन। यानी इमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड। इमॉर्फस सॉलिड क्या होता है? मॉर्फ का मतलब शेप होती है, ए मॉर्फ का मतलब शेप नहीं होती, शेपलेस। और मॉर्फस सॉलिड ऐसे सॉलिड्स होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो शेपलेस होते हैं, जिनकी अपनी कोई शेप नहीं होती। उनको जिस चीज के अंदर ढालना चाहते हैं आप ढाल सकते हैं, मोल्डिंग कर सकते हैं, शेपलेस होते हैं। कौन सी एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं? कोल, कोयला हम देखते हैं, जिसे कोयला कहते हैं। कोल भी मुख्तलिफ किस्म की है, डिफरेंट काइंड्स हैं, और उनके यूज भी मुख्तलिफ हैं। कुछ कोयल्स
अच्छी क्वालिटी की होती है, कुछ लो क्वालिटी की। हाई क्वालिटी का कोल को और मकसद के लिए यूज किया जाता है, जो लो क्वालिटी है उनको और मकसद के। ये जो कोल है इसको आप यूज समटाइम करते हैं मोस्टली फ्यूल इन पावर जनरेटिंग प्लांट्स। बिजली पैदा करने वाले जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाले प्लांट्स है ना, उनके अंदर बतौर फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया। और ये कोल एक अमॉर्फस सॉलिड है। उसके बाद हम कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन सी होती है। हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड डायमंड और ग्रेफाइट है। दीज सॉलिड्स आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड बिकॉज दे आर इनकी जो शेप होगी वो क्रिस्टल्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? क्रिस्टल्स बनाएंगे, 3D शेप बनेगी। अब इसके बाद और डिस्कशन करते हैं हम। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे एक डायमंड की, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे ग्रेफाइट की। हम पहले डायमंड को देखेंगे। डायमंड भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ग्रेफाइट भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, लेकिन इनमें दोनों में फर्क भी है। शेप का थोड़ा सा अरेंजमेंट का भी फर्क है, और इस वजह से उनकी प्रॉपर्टीज भी थोड़ी सी क्या हो जाती है, मुख्तलिफ होती है। अब जो डायमंड होता है ना, डायमंड में एक कार्बन एटम जो हमारे पास होता है ना, एक कार्बन एटम, उस कार्बन एटम के साथ साथ 4 अदर कार्बन एटम ने उसको क्या किया होता है, सराउंड किया होता है। यानी ये एक डायमंड एक कार्बन एटम, उसके साथ 4 अदर कार्बन एटम उसके इर्द गिर्द घिरा होगा, जिसकी वजह से जो डायमंड की जो स्ट्रक्चर बनती है ना, वो बड़ी रिजिड, बड़ी हार्ड होती है। और इस वजह से डायमंड को कहा जाता है हार्डेस्ट थिंग, सबसे हार्ड, सबसे सख्त थिंग है ऑन दिस प्लैनेट। इस प्लैनेट के ऊपर जो सबसे हार्ड थिंग है ना, वो डायमंड है। वजह क्या है कि कार्बन है, और कार्बन को 4 अदर कार्बन एटम ने सराउंड किया होता है, और इस वजह से फिर उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा, और इस वजह से उनका यूज, उनको किस मकसद के लिए यूज किया जाता है, यूजेस, उसको यूज किया जाता है कटिंग करने के लिए, पॉलिशिंग करने के लिए, और ड्रिलिंग टूल्स। ड्रिल करना, किसी चीज को निकालना, ड्रिल करने यानी कोई चीज को निकालते हैं। कटिंग, किसी चीज को कट करना है। पॉलिशिंग, किसी चीज को पॉलिश करना, उसकी सतह को चमकाने में आप डायमंड का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आप ग्रेफाइट के देख रहे हैं। ग्रेफाइट जो है ना, डायमंड हमने पढ़ा था कार्बन, 4 अदर कार्बन एटम के साथ सराउंड किया। ग्रेफाइट में जो है ना हमारे पास बेटा लेयर्ड स्ट्रक्चर बनती है, इस तरह की ना लेयर्ड स्ट्रक्चर, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, इस तरह लेयर्ड स्ट्रक्चर बनती है। और जब लेयर्ड स्ट्रक्चर हो ना, तो उनके दरमियान जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता। ठीक है, लेयर स्ट्रक्चर में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं होगा ना, तो वो एक दूसरे, मतलब ये जो लेयर ऊपर वाली बनी है ना, जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है, मजबूती से जुड़े हुए नहीं है, तो वो थोड़ी सी ऊपर से एक दूसरे से स्लिप होंगे। क्या होंगे? देयरफॉर दे कैन स्लिप ईच अदर। ठीक है, और ये हेक्सागोनल रिंग्स ऑफ कार्बन है। हेक्सागोनल का मतलब है 6 कार्बन, रिंग्स दायरे की शक्ल में, यानी 6 कार्बन होंगे, और हमारे पास है इस तरह दायरे की शक्ल में 6, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन इस तरह रिंग्स बनेगी, रिंग की शक्ल में, दायरे की शक्ल में। ठीक है, और चारों छठे 6 के 6 कार्बन आपस में जुड़े होंगे, रिंग्स ऑफ कार्बन बनेगी। और इस वजह से ये लेयर्स में है, और ये स्लिप होंगे, और स्लिप होने की वजह से इसको आप यूज करते हैं लुब्रिकेंट के तौर पर। इसका यूज क्या है? इसको आप यूज करते हैं लुब्रिकेंट इन इंडस्ट्री, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने। लुब्रिकेशन क्या है? फ्रिक्शन को खत्म करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से करंट गुजर जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनमें से नहीं गुजरता, ये मजबूती से जुड़े होते हैं, उसमें फ्री नहीं होते। करंट कब गुजरता है? जब वो मोबाइल या फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद हो। तो ग्रेफाइट के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, और इस वजह से गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड्स कौन से हैं? बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड, मीथेन स्ट्रक्चर, जिसका फार्मूला है CH4, मीथेन है ये। NH3 किसका है? अमोनिया। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ये सारे जो है ना, ये सारे ये बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड्स, और ये इनके लो टेम्परेचर बॉइलिंग होती है, बहुत कम टेम्परेचर पर ये बॉयल होते हैं, थोड़े से टेम्परेचर पर बॉयल हो जाते हैं। इस वजह से ये गैसेस की हालत में,
यानी ये चंद एलिमेंट्स जो है ना किस फॉर्म में पाए जाते हैं, गैसेस की। और मीथेन तो ये वो गैस है जो आप चूल्हा जलाने में इस्तेमाल करते हैं, जो घरों में खाना पकाने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। HCl एसिड है। उसके बाद H2O और HF का देखते हैं। ये जो हमारे पास H2O और HF है ना, H2O पानी है, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड है। इनके हाई बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, पीछे वाले के लो थे तो वो गैसेस हालत में थी, इनके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो ये लिक्विड की सूरत में पाई जाती है। किस हालत में पाई जाती है? लिक्विड। और लिक्विड को बॉयल होने में टाइम लगता है, इस वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। उसके बाद हमारे पास है HCl, H2O और HNO3, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये 3 एसिड ये आयोनाइज हो जाते हैं इन वाटर। आयोनाइज इन वाटर का मतलब क्या है कि इनको पानी के साथ इनका रिएक्शन करवाया जाए एक्वा सोल्यूशन के अंदर, तो इनके आयंस बन जाते हैं। आयोनाइज का मतलब ये आयंस बनेंगे, तो जब ये आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे ना, तो उसका मतलब होगा दीज आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। दीज आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। ये HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये पानी ऐड किया, पानी में है, आयोनाइज किया, तो क्या बन गए इनके आयन? H+ और क्लोराइड आयंस, ये आयंस बन गए। तो दीज आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग HCl स्ट्रॉन्ग एसिड। ये H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, इसको भी पानी में आयोनाइज करें, ठीक है, पानी ऐड करें, तो इसके भी ये आयंस बन गए। इसका ये प्लस पॉइंट हाइड्रोजन 2H+ और सल्फेट के ऊपर सल्फेट आयन बन गए, उसके ऊपर इसके ऊपर 2 प्लस आ गए, इसके ऊपर 2 नेगेटिव आ गए, तो ये भी आयंस में कन्वर्ट हो गया, आयंस बन गए, तो दीज आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। इनको क्या बोला जाएगा? ये है स्ट्रॉन्ग एसिड। तो हमारे पास इन सारी प्रॉपर्टीज को कहते हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज कोवेलेंट सॉलिड की। तो इसका लुबेल वाव क्या? इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, राइट साइड पर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनकी वीक, ठीक है, किस शेप में? एमॉर्फस और अमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टल, ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनको ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया गया, इनको ज्यादा डिटेल में समझाया गया कि एमॉर्फस में कोल की एग्जांपल लेनी है और क्रिस्टलाइन सॉलिड में आपके पास 2 एग्जांपल्स हैं, एक डायमंड की और एक ग्रेफाइट की है, ठीक है। उसके बाद बाइनरी कंपाउंड है और उसके बाद आयोनाइजेशन है कि कौन से जो हैं एसिड जल्दी आयोनाइज हो जाते हैं, जब आयोनाइज होंगे तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएंगे। तो ये हमारे पास जो हमारा 3rd चैप्टर है ना केमिस्ट्री का, उसका ये लास्ट लेक्चर, लेक्चर 3rd चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम 4th चैप्टर को स्टार्ट करेंगे इसके। अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा फरमाए।